स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। चैप्टर 12 है ये। तो आपको पता ही है कि जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संबंध जो है वो बहुत लोगों ने जो है इसको स्टडी किया है, टाइम टू टाइम स्टडी किया जाता रहा है। शुरुआत इसकी प्लेटो के समय से हुई थी, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे जो है सिद्धांत प्रस्तुत किए गए जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड। रीज़न क्या था? क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड वगैरह में, और जो है संसाधनों की और जनसंख्या की के बीच में जो रिलेशनशिप है फिर उसको नए सिरे से जो है पढ़ा जाने लगा। तो मोटे तौर पे हम इन सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत ज़्यादातर जो हैं जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जो है समाज की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मोटे तौर पे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में आ जाते हैं माल्थस का सिद्धांत, माइकल थॉमस सैडलर का सिद्धांत, थॉमस डबलडे का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, पर्ल और द कैस्ट्रो का सिद्धांत। जबकि सामाजिक सांस्कृतिक में आ जाते हैं हेनरी जॉर्ज का, ऑर्सन ट्यूमन का, डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स का। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली माल्थस, रिकार्डो और मार्क्स का जो सिद्धांत है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम माल्थस के सिद्धांत के बारे में। तो माल्थस जो हैं ब्रिटेन के निवासी थे। माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो इन्होंने जो है 1798 में जो है एक सिद्धांत दिया था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। एक एसे था ये। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें किस टाइप की थी। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और उस टाइम पे जो है ब्रिटेन में जनसंख्या काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही थी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और जो है बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो चुके थे। थॉमस रॉबर्ट माल्थस की बात करें तो ये एक पादरी हुआ करते थे। ये एडम स्मिथ के जो है अनुयायी थे और एक अच्छे हिस्टोरियन और अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत प्रिवेलेंट थे जिसमें ये बोला गया था कि भाई जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। इनमें से एक तो विलियम गाडविन की बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस, जो उस टाइम पे पब्लिश हुई थी, और जिसमें ये बताया गया था कि जनसंख्या वृद्धि के लाभ ही लाभ हैं और कोई उससे हानि नहीं होगी। और जिस समाज में, जिस देश में जनसंख्या बढ़ रही है वो अपने स्वर्ण युग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो बात थी ये माल्थस को डाइजेस्ट नहीं हुई, और जो है उसने फिर इस बुक के परिणाम स्वरूप जो है ये जो है अपना सिद्धांत इसको दिया था। तो माल्थस के युग में क्योंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी जिसमें पूंजीपतियों का प्रभुत्व बढ़ चुका था, और जो शोषित वर्ग था वहाँ पे बीमारी थी, पॉवर्टी थी। इंग्लैंड में खेती की हालत भी अच्छी नहीं थी और भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था। तो उसने जो है अपने आसपास काफ़ी सारी जनसंख्या के बढ़ने से काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को जो है उसने देखा और उसके परिणाम स्वरूप उसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये उसका बैकग्राउंड था। उन्होंने इस सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। उन्होंने इस निबंध के ज़रिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का मानव के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि जो है जनसंख्या और संसाधनों के बीच में गहरा संबंध होता है, लेकिन उन्होंने संसाधन के स्थान पे जो है जीविकापार्जन के साधनों का उपयोग किया है, यानी कि मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस का प्रयोग किया है। तो उन्होंने बोला था कि अगर जनसंख्या के ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो जो है इसके परिणाम काफ़ी घातक परिणाम जो हैं ये हमको दिखाई देंगे। तो मोटे तौर पे उनका जो सिद्धांत है ये जो है 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है।
पहली बात तो ये है कि उनकी कुछ असम्पशन थी, कुछ मान्यताएं थी। वो ये मानते थे कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो काम भावना है वो काफ़ी नेचुरल है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस काम भावना की वजह से जो जनसंख्या है इसमें परिवर्तन आता चला जाएगा, जनसंख्या बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो और ये शिक्षा और सभ्यता की प्रगति से जो है ये अछूता रहता है, उन्होंने बोला था ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक लिमिट तक जो है कोई भी जगह है, कोई भी भूमि है, तो वो एक कुछ लिमिट तक जनसंख्या का भरण पोषण कर देती है। अगर लगातार जनसंख्या बढ़ती रहे और अगर सपोज़ करो कि कृषि में भी परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन कृषि में भी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और कृषि में लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बात करी थी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, उन्होंने बोला था कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है प्रत्येक 25 वर्षों के बाद पहले से दुगनी हो जाती है, यानी कि जनसंख्या हर 25 साल के बाद में खुद को रिपीट करना शुरू कर लेती है। तो उन्होंने ये जो जनसंख्या की वृद्धि थी इसको ज्योमेट्रिकल उन्होंने बोला कि जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ती है। जैसे पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128 और इस तरीके से अगर हम बात करें तो 200 वर्षों के बाद ये लगभग 256 हो जाएगी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है। खाद्य पूर्ति के बारे में उन्होंने बोला कि खाद्य पूर्ति जनसंख्या की अपेक्षा निम्न गति से बढ़ती है और ये किस तरीके से बढ़ रही है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की गति से बढ़ रही है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे बढ़ती है और लगभग 200 वर्षों के बाद में जो ये रेशो होगा ये 9 तक ही पहुँच पाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, इन दोनों के बीच में, जनसंख्या के बीच में और ये जो जीविकापार्जन के जो साधन हैं या जो खाद्य पूर्ति के जो साधन हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता चला जाएगा। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं। जो पॉपुलेशन है ये एक्सपोनेंशियल गति से बढ़ रही है, जो रिसोर्सेज हैं या जो जीविकोपार्जन के जो साधन हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की गति से बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे विद टाइम जो है इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ क्राइसिस के बाद में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने इसी को जो है दिखाने की कोशिश करी थी। उन्होंने बोला था कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और हम जो है इसको काबू नहीं कर पाएंगे। उनका मानना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने कुछ लोगों के लिए ही भोजन जो है लाइक तैयार कर रखा है और उससे ज़्यादा अगर लोग उस पे खाने पे आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग उनको भूखा रहना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बात करी थी, ये आप देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण तो क्या है, आपने देखा कि जनसंख्या में और खाद्य पूर्ति दर में या रिसोर्सेज में डिफरेंस बढ़ता चला गया। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो है डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको डिफरेंस को 2 तरीके से दूर किया जा सकता है। उन्होंने बोला एक तो होते हैं प्राकृतिक अवरोध, दूसरे होते हैं प्रतिबंधात्मक अवरोध। प्राकृतिक अवरोध क्या होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव या नेचुरल चेक्स बोला जाता है। आपको पता है कि प्रकृति में एक खासियत होती है, प्रकृति हर चीज़ को बैलेंस में लाने की कोशिश करती है। तो जब भी प्रकृति में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रकृति क्या करेगी, अपना लोड को शेड ऑफ करने की कोशिश करेगी और क्या आएंगे उस टाइम पे भूखमरी, अकाल, युद्ध होगा, बीमारियां आ सकती हैं, बाढ़, भूकंप, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेगी, वो जितने भी ज़्यादा लोग थे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो जो है उनकी डेथ हो जाएगी और जनसंख्या जो है वो घट जाएगी। तो माल्थस का मानना था कि प्रकृति जो है वो खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का समायोजन करती है। इसी को प्राकृतिक अवरोध बोला गया, इसी को पॉजिटिव चेक बोला गया और इसी को नेचुरल चेक्स बोला गया। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स में क्या आएगा, जो भी प्रकृति जो कर रही है, लाइक ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो भी संभावनाएं हो सकती हैं तो वो सारे के सारे पॉजिटिव और नेचुरल चेक्स में आएंगे। प्रिवेंटिव चेक्स कौन से हैं, ये मनुष्य को खुद के ऊपर लगाने पड़ेंगे। प्रतिबंधात्मक अवरोध, तो नैसर्गिक या प्राकृतिक नियंत्रण बहुत भयंकर और कष्टकारी होते हैं। माल्थस ने सुझाव दिया था अगर मानव थोड़ा सा दिमाग से काम ले तो उसको प्रतिबंधात्मक और कृत्रिम अवरोध अपनाने चाहिए, क्योंकि अगर ये मनुष्य अपनाना शुरू करता है तो प्रकृति को पॉजिटिव चेक या नेचुरल चेक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो उन्होंने बोला था कि कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे देर से शादी हो सकती है, ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, आत्मसंयम हो सकता है, दिमाग से काम लिया जा सकता है। तो लोगों को जो है अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल करना चाहिए, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि वो पादरी थे तो वो नेचुरली बात है कि वो जो जितने भी ये फैमिली प्लानिंग के जितने भी मेथड हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे सीधा-सीधा। तो उन्होंने जो है इनके जो है अल्टरनेट दिए कि जो है देर से शादी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आत्मसंयम रखो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये काम आ सकती हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत से लोगों ने जो है माल्थस के सिद्धांत की जो है समीक्षा करी। एकदम से जैसे ही ये सिद्धांत आया तो खलबली मच गई थी उसी टाइम पे। तो उन्होंने और जो है सबके जो एटीट्यूड थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन कुछ आधार हैं इनके जिसके आधार पे जो है माल्थस के सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई थ्योरी आती है तो उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें, उसमें कुछ अजम्पशन होते हैं, उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। कोई भी थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी आलोचना क्यों करी गई। तो माल्थस का मानना था कि जो काम इच्छा है या संतानोत्पत्ति दोनों एक ही बात हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों की दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जो काम इच्छा वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो होगा ही होगा, जबकि जो संतान उत्पन्न करना है ये सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से ज़्यादा प्रभावित होती है। जब काम इच्छा होती है उसको रोक पाना जो है मनुष्य के वश की बात नहीं होती है, जबकि जो संतान का जो पैदा होना है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों के ऊपर। लेकिन माल्थस ने इन दोनों की दोनों चीज़ों को एक ही मान लिया है, तो ये उसकी काफ़ी बड़ी भूल है। दूसरी जो बात है, उन्होंने बात करी थी कि कृषि में जो है उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो लागू होता है। उस टाइम पे आपको पता है कि कृषि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए थे, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे, तो वो सोच नहीं पाए थे इस चीज़ को कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वैज्ञानिक आविष्कार होगा और कृषि में मशीनीकरण होगा, रासायनिक खाद आएगी, सिंचाई होगी, अच्छे बीज आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और इस तरीके से जो है कृषि में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को सोच ही नहीं पाए थे, तो उन्होंने बोला कि कृषि में जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं लागू होगा। नेक्स्ट बात आती है कि सिद्धांत का गणितीय स्वरूप अवास्तविक, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो सका है कि जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। ऐसा कभी सिद्ध नहीं हो पाया है कि जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि जनसंख्या के दुगने होने की अवधि जो है, क्योंकि हर देश में अलग अलग होती है, जबकि माल्थस ने बोला कि ये 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, जबकि आपको पता है कि जनसंख्या के दुगना होने की जो अवधि होती है वो हर एक देश में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ के आर्थिक स्तर, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के ऊपर जो है डिपेंड करती है। आपको पता है कि मैक्सिको या अफ्रीका के कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को बहुत थोड़ा भी टाइम लगेगा, 25 सालों से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि जापान, फिनलैंड जैसे ऐसे देश हैं कि जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के शायद ही आसार लगें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ये बाढ़, भूकंप या जो भी प्राकृतिक अवरोध आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जनसंख्या की वृद्धि से ही हैं। ये तो उन एरियाज़ में भी आ सकते हैं जहाँ पे जनसंख्या निवास ही नहीं कर रही है। तो ये कहना कि जो है ये जनसंख्या के बढ़ने से ये बाढ़ और भूकंप और ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा जस्टिफाई सी नहीं लगती। अच्छा, उन्होंने बात करी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो उच्च जन्म दर से बढ़ती है, यानी कि लगातार बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अगर मृत्यु दर कम हो जाएगी तो भी तो जनसंख्या बढ़ेगी उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी कि चिकित्सा सेवाओं में इतना ज़्यादा विकास नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने मृत्यु दर के बारे में बात ही नहीं करी। तो इस तरीके से जो ये सिद्धांत है, ये जो एक तरफा पिक्चर प्रस्तुत कर रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, उस टाइम पे क्या है
इंग्लैंड के या जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं जो नई दुनिया के देश हैं, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के देश और ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वहाँ पे जाना बस ना वहाँ पे अभी लोग इतना जाने नहीं लगे थे, लेकिन वो इस बारे में नहीं सोच सका था कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग यहाँ भी तो जा सकते हैं, कि भाई कोई उत्तर अमेरिका में चला गया, कोई दक्षिण अमेरिका में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया, लेकिन माल्थस जो है इस बारे में कभी सोच ही नहीं पाया। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष की अवहेलना करी है। माल्थस का जो सिद्धांत है ये थोड़ा सा निराशावादी है। उन्होंने बोला था कि जनसंख्या लगातार अगर बढ़ रही है तो जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं बोला कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, एक संसाधन होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपने लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना सकता है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने उनके जो सुझाव हैं आत्म संयम और नैतिकता के, ये ज़्यादा व्यवहारिक से नहीं लगते हैं। उन्होंने कृत्रिम अवरोधों की जो है अनदेखी करी। जो है माल्थस ने जो है फैमिली प्लानिंग जो मेथड है उनकी जो है अनदेखी करी थी। हालांकि उस टाइम पे जो फ्रांस में ये जो मेथड है ये यूज़ में आने शुरू कर दिए थे, लेकिन माल्थस ने कभी भी इनके बारे में नहीं बोला। माल्थस ने बोला कि देर से शादी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आत्म संयम रखो, और इसी से जो है जनसंख्या जो है को काबू किया जा सकता है। लेकिन वो उन्होंने कभी भी जो है कृत्रिम अवरोधों के बारे में कभी बात नहीं करी थी। तो ये जो है माल्थस का सिद्धांत था। अब हम बात कर लेते हैं रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में। माल्थस के ही समकालीन थे ये जो है डेविड रिकार्डो, और उन्होंने एनालिटिकल अप्रोच को अपनाया है। जो बाज़ार तंत्र है उसको एक नॉर्मेटिव मॉडल के रूप में जनसंख्या सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। रिकार्डो ने जनसंख्या सिद्धांत के बारे में कुछ इस तरीके की बात करी है कि जैसे बाज़ार होता है, बाज़ार प्रणाली में अन्य बिकाऊ वस्तुओं की तरह जो श्रम होता है वो भी एक अमूर्त वस्तु होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट वस्तु होती है। यानी कि उन्होंने श्रम को भी एक सब्सटेंस माना है, एक वस्तु माना है। और जो बुद्धिमान जो है आर्थिक प्राणी होने के कारण मनुष्य जो है बाज़ार तंत्र के अनुसार ही क्रियाशील होता है। जैसे ही श्रम की मांग बढ़ने लगती है तो मजदूरी की दर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे मजदूरी की दर बढ़ने लगती है तो जनसंख्या में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो है श्रमिकों की जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही बाज़ार में लोगों को ये लगता है कि श्रम की जो है आवश्यकता बढ़ने लगी है, तो उसी टाइम पे मजदूरी दर भी, आपको पता है कि जिस भी चीज़ की डिमांड होती है तो नेचुरल सी बात है उसका कहीं ना कहीं प्राइस हाई हो ही जाता है। तो अगर बाज़ार में श्रम की मांग बढ़ जाएगी तो मजदूरी की जो दर है, जो वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे ही वेजेस इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे फिर दोबारा से जनसंख्या इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे दोबारा से श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, अब श्रमिक जो हैं, जितनी आवश्यकता है श्रमिकों की, अब श्रमिक उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अब क्या होगा, मजदूरी की जो दर है वो फिर दोबारा से घट जाएगी। तो जो इसी तरीके का प्रोसेस चलता रहेगा और अंततः जो मजदूरी की दर है एक प्राकृतिक बिंदु के ऊपर स्थिर हो जाएगी, जितने में श्रमिकों का जीवन निर्वाह हो सके। तो मोटे तौर पे आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं वेजेस जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। तो रिकार्डो का मानना था कि मजदूरी की जो दर है वो श्रम की आपूर्ति और पूंजी संचय के ऊपर निर्भर करती है। मोटे तौर पे अगर बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि या कमी जो है वो पूंजी संचय के अनुसार होती है। तो जैसे ही श्रम की मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाएगा, पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है ये स्थगित हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, बाज़ार के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है लागू हो जाएगा, और ऐसे में जो गरीबी है वो सर्वव्यापक हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो आदमी वो जीवन निर्वाह के स्तर के ऊपर जी रहे होंगे। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से मतलब जनसंख्या वृद्धि को और श्रम को कुछ इस तरीके से रिलेट किया है। और श्रम का भी क्या मतलब हुआ, वेजेस का, कि जैसे जैसे वेजेस हाई, या ये लगा लो कि बाज़ार में श्रमिकों की मांग बढ़ी,
बाज़ार में श्रमिकों की मांग बढ़ते ही वेजेस हाई हो जाएंगे। वेजेस जैसे ही हाई हो गए तो वैसे ही जनसंख्या वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि जैसे ही होना स्टार्ट होगी वैसे ही बाज़ार में फिर दोबारा से श्रमिक आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएंगे। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, बहुत सारे श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा और जो उनकी जो वेजेस है कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट समाज में जो है गरीबी कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो लागू हो जाएगा और बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ जीवन निर्वाह के स्तर के ऊपर जी रहे होंगे। तो ये स्पष्ट है कि माल्थस की भांति रिकार्डो ने भी अपने जनसंख्या सिद्धांत में ये मानता है कि प्राकृतिक आपदाएं और गरीबी जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम होती है। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स के सिद्धांत के बारे में। कार्ल हेनरिक मार्क्स ने अपने साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादन में जनसंख्या वृद्धि पर कुछ विचार व्यक्त किए हैं। तो ये डायलेक्टिकल जो है अप्रोच को फॉलो करने वाले थे और मोटे तौर पे उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। पहला जो वर्ग है वो है गरीब वर्ग, ठीक है। दूसरा जो वर्ग है वो है धनी वर्ग। तो उन्होंने बोला कि जो समाज है, समाज दो वर्गों में विभाजित होता है। एक प्लोरिटेरिएट वर्ग होता है, एक बुर्जुआजी होता है। प्लोरिटेरिएट वर्ग वो होता है जो गरीब वर्ग होता है और बुर्जुआजी वो होता है जो अमीर वर्ग होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सिद्धांत में जो है पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट जो विचारधारा होती है, जो मॉडल होता है, इसकी नेगेटिव चीज़ों को गिनाया था और उन्होंने बोला कि समाज से अगर बुराइयों को दूर करना है तो कहीं ना कहीं जो है साम्यवादी जो विचारधारा उसको फॉलो करना चाहिए। उनका जो विचार था, उनके अनुसार धनी वर्ग जो होता है वो उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं और लाभ अर्जित करते रहते हैं। तो जो लाभ अर्जित करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा जो वो लाभ अर्जित करेंगे वो होगा एक्सचेंज वैल्यू और सब्सिस्टेंस वैल्यू, यानी कि मजदूरी के बीच का जो फ़र्क है वो उनकी सरप्लस वैल्यू होगी, वो उनका लाभ होगा। मार्क्स ने लाभ को अतिरेक मूल्य का या सरप्लस वैल्यू का नाम दिया। उन्होंने बोला जो ये अतिरेक मूल्य होता है, सरप्लस वैल्यू होती है, ये एक्सचेंज वैल्यू यानी कि आदान प्रदान तथा जीवन निर्वाह मूल्य यानी कि सब्सिस्टेंस वैल्यू जो कि जनरली मजदूरी होती है, इनका अंतर होता है। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू हमेशा हाई रहेगी, आदान प्रदान मूल्य हमेशा हाई रहेगा सब्सिस्टेंस मूल्य से। और क्या होगा, जो अमीर हैं अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले जाएंगे, उनका पूंजी संचय भी होगा। इसके अलावा जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो जो धनी वर्ग हैं वो लाभ अर्जित करेंगे और पूंजी संचय कर रहे हैं। गरीबों को ये लग रहा है कि उनके पास कमाने के साधन नहीं है या और कुछ नहीं है, तो उनके पास क्या, उनके पास सिर्फ श्रम ही है। और श्रम का इंक्रीज़ कैसे हो सकता है जब उनके पास और ज़्यादा काम करने वाले होंगे। तो अमीर वर्ग जो है वो धन का संचय करना शुरू कर देता है और जो गरीब वर्ग होता है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के द्वारा अपने श्रम संचय का प्रयास करता है, क्योंकि सिर्फ यही उसकी संपत्ति होती है। ठीक है, तो अमीर जो है अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि अगर वो श्रम को बढ़ा लेगा, परिवार का साइज़ अगर बढ़ा लेगा तो उसका परिवार जो है वो कहीं ना कहीं चल जाएगा। और इस तरीके से जो ये एक विशियस साइकिल जो है वो प्रकट हो जाएगी। मार्क्स के अनुसार गरीबी और आपदा जो है वो स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि वे पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों का प्रतिफल होती हैं। अगर साम्यवादी व्यवस्था अगर लागू होगी तो ये सारी की सारी बीमारियां समाज से ख़त्म हो जाएगी। उनका मानना था कि गरीबी, बेरोज़गारी और अल्प रोज़गारी जो है ये पूंजीवादी विचारधारा या पूंजीवादी जो मॉडल है उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो है लगातार अस्थिरता बनी रहती है, जिसकी वजह से सबको रोज़गार प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे जनसंख्या वृद्धि दर कुछ भी रही हो। आपको पता है कि पूंजीवादी जो विचारधारा होती है या पूंजीवादी जो मॉडल होता है उसमें क्या करते हैं भाई, आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर कस्टमर को अच्छा लग रहा है तो वो बिक जाएगा, यानी कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन इससे हो क्या रहा है, जो है कहीं ना कहीं जो हाशिए पर रहने वाले लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिलेगा
और अमीर क्या करेगा, अमीर तो बार बार इन्वेस्टमेंट अपना करता ही जाएगा, लेकिन गरीब का क्या हो रहा है, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट समाज में काफ़ी गहरी खाई होती चली जाती है, जो अमीर की और जो गरीब की है। उनका मानना था कि मार्क्स ने समाज को पूंजीवादी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए समाज सुधार की पहल की। उन्होंने तकनीकी परिवर्तन पर भी बल दिया, जिससे श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो उन्होंने जो है इस समस्या के जो निवारण है हेतु उन्होंने एक सिस्टम अप्रोच का सहारा दिया, जिसमें जो है क्या सिस्टम अप्रोच क्या होती है, जिसमें एक काफ़ी बड़ा सा एक जैसे सिस्टम है, जैसे आपका कॉलेज है तो कॉलेज का भी एक सिस्टम है भाई, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो क्या है एक तरीके का पूरा एक सिस्टम है, और कहीं ना कहीं हर आदमी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का या पूंजीवादी समाज का या पूंजीवादी विचारधारा का अगर कोई तोड़ निकालना है, तो कहीं ना कहीं या तो साम्यवादी विचारधारा में जो सिस्टम अप्रोच है वो कहीं ना कहीं इसको दूर कर सकती है। मार्क्स के अनुसार जनसंख्या को कोई एक शाश्वत या प्राकृतिक नियम नहीं हो सकता, लेकिन जो भी इस प्रकार नियम प्रतिपादित किए गए हैं उन्हें उस समय के उत्पादन प्रारूप के संदर्भ में समझना चाहिए। यानी कि हो सकता है जो 18वीं 19वीं शताब्दी के जो नियम हैं वो आज लागू हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति अलग है उससे। तो उन्होंने बोला कि जो उत्पादन प्रारूप एक विशिष्ट प्रकार के उत्पादक बल का सेट होता है, यानी कि श्रम, वस्तु और मशीन, जो एक विशेष प्रकार के उत्पादन संबंध के सेट यानी कि संपत्ति का संबंध, कार्य संबंध, नियुक्तिकर्ता और कार्यकर्ता के संदर्भ में निरूपित है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक उत्पादन स्वरूप का अपना आर्थिक और जनसांख्यिकी नियम होता है। तो कुछ ये सिद्धांत दिया था मार्क्स ने। तो मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है मुख्य श्रम का सिद्धांत है, और ये उन दशाओं के ऊपर आधारित हैं जो पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में पाई जाती हैं। मार्क्स के सिद्धांतिक निर्माण में पूंजी संचय, श्रम की मांग, अतिरिक्त जनसंख्या का अनुपात, मजदूरी दर और जनसांख्यिकी दर प्रमुख जो है वेरिएबल होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं एक सिस्टम में काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, और जिस तंत्र का जो है रोज़गार के संसाधनों की पहुंच में विभिन्नता के द्वारा संचालन होता है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। पूंजी संचय, श्रम की मांग, अतिरिक्त जनसंख्या का अनुपात, मजदूरी दर और जनसांख्यिकी दर, ये मुख्य वेरिएबल होते हैं, और ये एक सिस्टम अप्रोच के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसी से जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं। नो डाउट कि मार्क्स की जो है सोच काफ़ी अच्छी थी कहने को, और बहुत से जो देश हैं उनकी इस आइडियोलॉजी को फॉलो भी करते हैं। हालांकि इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे अब अगर हम बात कर लेते हैं कि विश्व में जनसंख्या की तेज़ गति से वृद्धि कम मजदूरी, बेरोज़गारी और अल्प बेरोज़गारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि चिकित्सा विज्ञान में उन्नति और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की वजह से हुई है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, जिससे मृत्यु दर में भारी कमी आई, जबकि जो जन्म दर है वो ऊंची बनी रही। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ जाने से जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जबकि मार्क्स का मानना था कि जो है उन्होंने याद है प्रोलेटेरिएट की बात करी थी, और प्रोलेटेरिएट के बारे में उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे हर आदमी जो है उसके पास जो चीज़ होती है उसका संचय करना शुरू कर देता है, तो बुर्जुआजी जो है वो पूंजी का संचय करते हैं, और जो प्रोलेटेरिएट होते हैं वो अपने श्रम का संचय करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी जनसंख्या को बढ़ा के। तो एक्चुअली में तो ये होता है कि जनसंख्या जो है गरीबी की वजह से नहीं बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या गरीबी की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि होगी और उसकी वजह से मृत्यु दर कम होगी, और एज ए रिज़ल्ट जो है वो जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि जनसंख्या बढ़ जाने से मजदूरी में अपने आप ही कमी नहीं आ जाती। समाज में मजदूरी कम होने के और भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक होते हैं। उन्होंने बोला था मार्क्स ने कि मजदूरी के स्तर और जन्म दर में ऋणात्मक संबंध जो है स्थापित हो जाता है, अर्थात जब मजदूरी कम होती है तो जन्म दर बढ़ती है। इस सिद्धांत में लोगों की धार्मिक विचारधारा की अनदेखी की गई, और विश्व के विभिन्न देशों में धार्मिक कारणों से जन्म दर काफ़ी ऊंची पाई जाती है,
जैसे इस्लामिक देशों में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अच्छी पाई जाती है, काफ़ी तेज़ पाई जाती है। मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर तो लागू हो सकता है, लेकिन ये सिद्धांत सामंतवादी, समाजवादी, आखेट या खाद्य संग्रह करने वाले समाज पे लागू ही नहीं हो सकता। मार्क्स ने जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले तत्वों में जैसे उच्चावच, जलवायु, मृदा की उपजाऊ शक्ति इत्यादि भौतिक तत्वों को पर्याप्त महत्व दिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जैसे स्पेंसर जैसे वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता और विकास की जो शक्तियाँ वो उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक ड्यूमंट हुए हैं, उन्होंने बोला कि मानव की उच्च स्तर और उपलब्धियों को प्राप्त करने की इच्छा से उसकी प्रजनन शक्ति कम होती है और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के। थैंक यू।